हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज जो क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन जेट में आए हुए हैं और आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। हो सकता है इनमें से 40 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सोल्व कराने की कोशिश करूँगा। इनमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन एज इट इज़ एग्ज़ाम में इस साल देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि जब भी वीडियो आए, जब भी आपकी क्लासेज आए, जब भी आपको कोई अपडेट आए, नोटिफिकेशन आए एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तक अपडेट पहुंच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, ब्राउनियन गति की खोज की गई। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार जेट में आ गया है। पिछले साल के आप 10 साल के पेपर उठाओगे उनमें से 3 से 4 बार ये क्वेश्चन कम से कम आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है हार्डी-सोल्ज द्वारा, दूसरा ग्राहम द्वारा, तीसरा रॉबर्ट ब्राउन द्वारा और चौथा फेराडे द्वारा। ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका रॉबर्ट ब्राउन, जो आपके नाम में आ रहा है ब्राउनियन गति और रॉबर्ट ब्राउन। फिर अपना नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर न हो तो द्रवों के पृथक्करण के लिए कौन सा आसवन प्रयुक्त की जाती है। अर्थात जब कोई भी जो द्रव हो, दो लिक्विड हो, उनके क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस न हो तो उनके पृथक्करण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है साधारण आसवन, दूसरा है प्रभाजी आसवन, तीसरा है निम्न दाब पर आसवन और चौथा है आपका भाप आसवन। तो देखिए, मैं ट्रिक्स के साथ आपको सभी के आंसर रटवाऊंगा या समझाऊंगा, कुछ भी मानो आपको, लेकिन याद होने चाहिए आपको। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ब्राउनियन गति रॉबर्ट ब्राउन नाम में आ रहा है। दूसरा ऑप्शन आप या दूसरा क्वेश्चन आपका है कि क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर न हो, ज़्यादा अंतर नहीं, मतलब पास पास के दोनों हो, तो उसमें क्या है कि प्रभावी रूप से हमें देखना पड़ेगा, गोल लगाकर हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपकी क्या होगी, प्रभाजी आसवन विधि। ये मात्र एक याद करने की ट्रिक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा प्रभाजी आसवन। फिर है तीसरा क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। फर्स्ट है बीटाडाइन, दूसरा इथाइन, तीसरा आइसोप्रीन और चौथा है स्टायरीन। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 3 बार जेट में आ चुका है। जेट 2015 में भी ये क्वेश्चन आया था, जेट 2017 में भी ये क्वेश्चन आया था और जेट 2019 में भी फिर ये क्वेश्चन आया था और हो सकता है इस साल जेट 2022 में भी ये क्वेश्चन आपका आ जाए। तो इसका जो सही ऑप्शन होता है वो होता है आपका आइसोप्रीन। मैं इसका आसपास की क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। या आपको पूछा है प्राकृतिक रबड़ का, हो सकता है इस साल आपको कृत्रिम रबड़ का भी पूछ सकता है। तो आपको कृत्रिम रबड़ का भी जो बहुलक है वो याद रखना है और बहुलक और वो जो मोनोमर है उसकी एक छोटी सी लिस्ट है वो आपको याद रखनी है। मात्र 1 पेज का है पार्ट पूरा, हालांकि 20 से 25 पेज का है, लेकिन 1 पेज की वो लिस्ट याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोलोइडी कणों के नीचे बैठ जाने के प्रक्रम को कहा जाता है। वो है स्कंदन, ब्राउनियन गति, टिंडल प्रभाव और विद्युत कण संचलन। तो इसका जो सही ऑप्शन है, तो नीचे बैठना मतलब स्कंदित होना, तो इसका स्कंदन सही ऑप्शन हो जाएगा। और जो टिंडल प्रभाव है उसको भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ब्राउनियन गति भी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैम व जेली के परीक्षण के लिए रासायनिक परीक्षक उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम बेंजोइड, दूसरा सोडियम सल्फेट, तीसरा सोडियम नाइट्रेट और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्थात सोडियम बेंजोइड जो है वो जैम व जेली के परीक्षक के लिए उपयोग किया जाता है। इसे भी आपको अच्छे से रट लेना है। फिर संक्रमण धातु अर्थात उदासीन जोड़ी प्रभाव दर्शाती है, दूसरा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, तीसरा क्वथनांक कम होता है, चौथा उत्प्रेरकीय जो सक्रियता है वो नहीं दर्शाती है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो उदासीन जोड़ी प्रभाव दर्शाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि जो संक्रमण धातु डी ब्लॉक की धातु है उनका जो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जैसे Zn है वो +2 में भी हो सकता है, 0 में भी हो सकता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए या अगली स्टेट में चले जाए तो +2 में भी चले जाते हैं। ऐसे किसी भी तत्व के लिए, जैसे आयरन है तो Fe+2 भी हो सकता है और Fe+3 भी हो सकता है। Fe+2 होगा तो फेरस होगा और Fe+3 होगा तो फेरिक होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डाईहाइड्रोजन गैस बनाने के लिए एसिटिलीन जब सोडियम व सोडामाइड से विक्रिया करता है तो एसिटिलीन दर्शाता है, ये कौन सी प्रकृति दर्शाता है, अम्लीय दर्शाता है, क्षारीय दर्शाता है, उदासीन दर्शाता है या फिर एम्फोटेरिक दर्शाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है सोडियम व सोडामाइड के साथ क्रिया करने के लिए। तो सोडियम का पता आपको NaOH, इसके जनरली जो कंपाउंड होता है वो होता है, तो NaOH होता है क्षारप्रिय प्रकृति का
तो अम्लीय प्रकृति का क्या होगा, डाई हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल और क्षार तो आपस में क्रिया करेंगे, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। फिर है सारे धातु व्यवहार करती है। फर्स्ट ऑप्शन अपचायक की तरह, दूसरा ऑक्सीकारक की तरह, तीसरा प्रबल अम्ल की तरह और चौथा आपका एम्फोटेरिक अम्ल की तरह। तो इसका ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है। तो सारी धातुएं थी वो उपचायक की तरह कार्य करती है, सारी धातुओं में उपचायक का गुण अच्छा सा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ज्यामिति DsP2 से मेल खाती है। फर्स्ट चतुष्फलकीय, दूसरा अष्टफलकीय, तीसरा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय और चौथा वर्ग समतलीय। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका वर्ग समतलीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पद में एसिड क्लोराइड से संगत एल्डिहाइड में परिवर्तन के लिए विकर्मक उपयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्विनोलिन में PDBSO4, दूसरा है शुष्क ईतर, तीसरा ZnCl2HCl और चौथा है लेंडलार अभिकर्मक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्विनोलिन और PDBSO4। BSO4 इसमें PD विष की तरह कार्य करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क अवांछित पदार्थों द्वारा संदूषित होता है जिसे कहते हैं। फर्स्ट है गेंग, दूसरा फ्लस्क, तीसरा स्लेग और चौथा मिश्र धातु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन आएगा वो होगा गेंग। आप वैसे भी दे सकते हो, गेंग होती है अवांछित पदार्थ ही होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों स्पीड ज़्यादा लगे तो आप कम करके देख सकते हो वीडियो को। स्पीड जो आपका कॉर्नर में ऑप्शन आता है यहाँ पर, वहाँ से आपकी स्पीड कम हो जाएगी। और स्पीड यदि आपको ज़्यादा लग रही है तो कम कर सकते हो, और कम लग रही है तो ज़्यादा कर सकते हो। फिर कीटोन व डाई हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रिन का बनना है। ये किस प्रकार की रिएक्शन है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो ये होती है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अर्थात न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन जो विनिमयशील सोडियम को मृदा सतह से हटाने के लिए काम करता है। जिप्सम, बुझा हुआ चूना, लाइम स्टोन और सिलिकेट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका जिप्सम। जिप्सम रसायन जो विनिमयशील सोडियम को मृदा से हटाने का काम करता है। फिर हम मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है स्थलाकृति, दूसरा जल प्लावन, तीसरा मृदा pH और चौथा मृदा जुताई का ढंग। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका स्थलाकृति। फिर जो क्वेश्चन आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार जेट एग्जाम में आ चुका है। 2017 में भी एक क्वेश्चन आया था, 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था, और हो सकता है इस बार फिर से एक क्वेश्चन आ जाए। फर्स्ट है अल्फा क्लोरोएसिटिक अम्ल बनाने के लिए कौन सी विक्रिया अनुकूलन है। फर्स्ट है HUZ, दूसरी केनिजारो, तीसरी स्टीफन्स और चौथी परकिंस अभिक्रिया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका HUZ अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विक्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी का उदाहरण है। अब प्रतिस्थापी का मतलब है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से जुड़ जाएगा और वहाँ पे वो दूसरा ग्रुप आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। अब देखिए मैं आपका जो सीधा आंसर पर ले चलता हूँ। चौथा ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इसमें क्या RX + KOH = ROH और KX। तो इसका जो अक्स है वो चल गया OH वाली जगह और OH आ गया यहाँ पे। तो R के साथ OH अटैच होगा तो क्या होगा ROH, और जो है K है उसके साथ OH निकल के अक्स अटैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे स्थायी होता है। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। 2016 में भी एक क्वेश्चन आया था, 2019 में भी एक क्वेश्चन आया है। और कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन अर्थात कार्बोएनाइन और कार्बोएनाइन का स्थायित्व का क्रम आपको याद रहना चाहिए। 3 डिग्री कार्बोएनाइन होता है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और कार्बोएनाइन की अगर बात करें, हो सकता है इस बार कार्बोकेटाइन का आया था, तो अब कार्बोएनाइन का क्वेश्चन भी आ सकता है। कार्बोएनाइन 1 डिग्री स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो अब देखो अपन को पूछा क्या है, कार्बोकेटाइन पूछा, तो कार्बोकेटाइन स्थायी होता है 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोएनाइन का मतलब जो कार्बन है उससे 3 सेम ग्रुप जुड़े हुए होंगे, अर्थात 3 उसकी संयोजकता से सीधे कार्बन ग्रुप जुड़े हुए होंगे। तो 3 जुड़े हुए अपने दूसरे ऑप्शन में CH3 का होल थ्राइस C+। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चने के बीजों को कौन से उर्वरक से उपचारित किया जाता है। फर्स्ट है राइजोबियम, दूसरा एजोला, तीसरा एजोटोबैक्टर और चौथा है एजोस्पाइरिलम। ये आपका एग्रीकल्चर का क्वेश्चन भी है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद को कमेंट करके बताना है। फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 से 3 पोर्शन में आपका क्वेश्चन आता रहता है। फर्स्ट है 12%, दूसरा 18%, तीसरा 24% और चौथा 46%। इसका आंसर भी आप ही को बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोइडी विलयनों के टिंडल प्रभाव होता है। ऊपर जब टिंडल प्रभाव नाम आया था तभी मैंने आपको बताया था कि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना है। टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति और कोलोइडी कणों की प्रॉपर्टी के बारे में एक क्वेश्चन कम से कम आता ही रहता है। फर्स्ट है प्रकाश के अवशोषण होने से, प्रकाश के प्रकीर्णन से, प्रकाश के परावर्तन से और चौथा विद्युत आवेशित कणों की उपस्थिति से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
जाग प्लावन विधि निम्न के साधन के लिए उपयोग की जाती है। फर्स्ट ऑक्साइडों के एस्को से, दूसरा क्लोराइड एस्को से, तीसरा सल्फाइड एस्को से और चौथा आपका अम्ल गमों से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सल्फाइड एस्को के साधन के लिए जाग प्लावन विधि उपयोग की जाती है। तो अभी 20 क्वेश्चन आपके हुए हैं।